नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने हम सभी बिहार सुपर टेट जो आप सभी का पेपर चल रहा है उसमें से बात करेंगे शिक्षण कला पर, जिसे आप जानते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग पर बात करने वाले हैं। जो आप सभी के सिलेबस में दिया गया चैप्टर है, कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर दिए गए हैं जिसमें से बात करें शिक्षण पूछा जाएगा आप सभी से, जिसमें से सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग पूछी जाएगी, आकलन है, असेसमेंट है, मूल्यांकन इवैल्यूएशन है। इन सारे चैप्टरों से आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं दोस्त, तो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी सेशन को अच्छे से देखेंगे और क्लास को अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा मित्र। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। बेहतरीन तरीके से हम सीखने वाले हैं, जो आप सभी के पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आप सभी के सामने इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है दोस्त हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में बैच चल रहा है, आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आप सभी के सामने होगा, 1 साल की वैधता के साथ आपको क्लास मिलेगा। और बात करें 130 प्लस घंटे की क्लास होगी दोस्त। 2 नंबर आप सभी के सामने दिए गए हैं, या 2 नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी दिक्कत आप सभी को कुछ हो, अगर मान लीजिए बैच लेने के परिप्रेक्ष्य में कोई दिक्कतें हो रही हैं तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं दोस्त। चलेंगे हम सभी आर्ट ऑफ टीचिंग पर बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहला आप सभी के सामने क्वेश्चन होगा वह समावेशी से क्वेश्चन होगा। समावेशी से बात करेंगे। समावेशी जो आप सभी जानते हैं, समावेशी का मतलब, शिक्षा का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के सभी बच्चों को एक तरीके से शिक्षा प्रोवाइड करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो इससे संबंधित जो समान और विशिष्ट बच्चे हैं उन पर हम सभी चर्चा करने वाले हैं। ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। करा समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, करा क्षमता निर्माण का अभाव, का अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, या अलगाव या संवेदनशीलता। करें कि समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है दोस्त, इसमें से बताएंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और आप सभी बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। जिसमें से पहला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण, देखिए आप सभी से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन दोस्त बात करें, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान देंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण की बात करें क्षमता निर्माण का अभाव, तो हम अभाव की बात नहीं करते हैं। सबसे सफलता की बात करें वह क्या होगा, संवेदनशीलता होगा। क्योंकि ध्यान देंगे, अलगाव जब हो रहा है इसका मतलब समावेशी का विकास नहीं हो रहा है, समावेशी नहीं हो पा रही है। जब अलगाव हुआ तो समावेशी कहाँ हो रहा है। और बात करें अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, मतलब यह भी एक तरीके से बात करें समावेशी से मतलब नहीं हो रहा। और आपसे सफलता की बात कर रहा है, तो सफलता के लिए सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। क्योंकि आपके क्लास में जो सामान्य बच्चे हैं या जो विशिष्ट बच्चे हैं, जिसमें से विशिष्ट के अंतर्गत बात किया जाए उसमें पिछड़ा बालक है, या फिर आपका प्रतिभाशाली बालक है, या फिर जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा बालक है, तमाम तरीके से बालक आने वाले हैं। तो उनके प्रति हमको क्या रहना है, संवेदनशीलता रहनी है, संवेदनशील रहना है, और उनको हम मिलाने का प्रयास करेंगे इसी एक ही क्लास में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह डी इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए। करा शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाती है। करा विशेष लोगों को दी जाती है, करा दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाती है, करा बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित होती है। बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। करा इसमें से विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो विशेष लोगों को दी जाती है। किसके लिए दोस्त बात करता है, किसके लिए दिया जाता है। जो देखिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बात करेंगे सेकंड नंबर के लिए क्या राइट आंसर होगा वह बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। तो हम जानते हैं जो विशिष्ट शिक्षा दी जाती है वह किस बच्चों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। तो विशेष लोगों को दी जाती है ऐसा नहीं, विशिष्ट शिक्षा का मतलब है वह किस बच्चों को दी जाएगी, जो बच्चे विकलांग होंगे उनको दी जाती है। राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। तो विशेष लोगों को दी जाती है, तो विशेष कोई स्पेशल लोग नहीं आएंगे उसके लिए शिक्षा के लिए, या तो गलत होगा। बुद्धिमान व्यक्तियों को ऐसा नहीं, तो विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को देखते चले, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करा समावेशी विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है ऐसा आपसे पूछ रहा है। करा समानता की भावना का विकास, करा धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, करा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, करा विशेष बालकों के नैतिक आचरण का उठाना। कर कौन सा सेंटेंस इसमें से गलत होगा। तो ध्यान देंगे, जब समावेशित विद्यालय है तो उसके संदर्भ में आपसे पूछ रहा कौन सा सेंटेंस गलत होगा।
मित्र बात करें तो समानता की भावना एकदम बात करेंगे। समावेशी क्लासरूम में हम समानता की भावना को जागृत करेंगे, बढ़ाएंगे बच्चों के बीच। धनात्मक आत्मसात की विकास करने की कोशिश करेंगे, मतलब आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, उनको धनात्मक पॉजिटिव उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यह भी होगा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को आत्महीनता नहीं करेंगे। देखिए आत्महीनता का मतलब है कि उनको हीनता की तरफ ढकेलना है, तो हमको हीनता की तरफ नहीं ढकेलना है, उनको बच्चे को आगे बढ़ाना है, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाना है। इसलिए हमारा जो गलत होगा वही राइट ऑप्शन होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। और बात किया जाए डी तो राइट है, क्योंकि नैतिक आचरण को उठाना है, तो आप जानते हैं बच्चों का नैतिक आचरण बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 4th नंबर के लिए। करावास एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? कर व्यवहारिक व सामाजिक सक्रियता की संपूर्ण भागीदारी, या कर समस्यागत क्षेत्रों के बालकों में शीघ्र और सतत संपर्क कर निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग, कर की धैर्यशीलता का कम होना। तो कर की किसकी ध्यान देंगे, एक समावेशी कक्षा के लिए, एक समावेशी क्लास के लिए कर शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब आपको कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो निगेटिव ऑप्शन होगा, तो निगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ध्यान देंगे। तो आप जानते हैं व्यवहारिक और सामाजिक संक्रियाओं का संपूर्ण भागीदारी होना चाहिए, लेकिन इसमें जो डी में करा उसमें क्या करा, धैर्यशीलता का कम होना। शिक्षक के लिए धैर्यशीलता अधिक होना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। इसीलिए दोस्त बात करें यहां पर अधिक होता तो बात हमारी बन जाती, तो राइट ऑप्शन होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बात किया जाए इसलिए राइट होगा कि यहां पर बात करें क्योंकि कम करा, धैर्यशीलता शिक्षक में अधिक होनी चाहिए। तो अगर पेशेंस टीचर में नहीं है तो इसका मतलब है वह टीचर बनने योग्य नहीं, क्योंकि अलग अलग बच्चे होंगे, अलग अलग तरीके का बिहेव करने वाले बच्चे हैं। जब तक टीचर के पास पेशेंस नहीं रहेगा, धैर्यशीलता नहीं रहेगा, तब तक बच्चों को उसके साथ सही आचरण नहीं कर सकता है। तो इसलिए दोस्त बात करें हमारा क्या राइट होगा, वह डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 5th नंबर के लिए बताएंगे क्या समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है। जो समायोजन शिक्षा का मतलब समावेशी शिक्षा का क्या मुख्य कार्य है, विद्यालय ना आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, कर विशेष व सामान्य बच्चों के साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, कर उपयुक्त सभी। ध्यान देंगे दोस्त, तो मैंने आपको बताया समावेशी का मतलब होता है सामान्य और विशिष्ट। सामान्य एवं विशिष्ट जिस क्लासरूम में बच्चे बैठते हैं वही हमारा क्या होता है, समावेशी क्लासरूम होता है। ध्यान देंगे समावेशी क्लासरूम में जब आप विशिष्ट सामान्य बच्चों को जानते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे हैं, उसमें से बात किया जाए, उसमें से आप पिछड़ा बालक होगा, उसमें से प्रतिभाशाली बालक होगा, उसमें मूढ़ बालक होगा, उसमें सक्रिय बालक होगा, उसमें श्रवण बाधित होगा, दृष्टि बाधित बालक होगा, बात करें आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ा बालक होगा, तो कई तरीके से बालक आने वाले हैं। इसलिए बात करें तो हम सभी बच्चों को मिला करके जो शिक्षा प्रोवाइड करते हैं वही समावेशी शिक्षा का मुख्य, वही समावेशी शिक्षा होता है, और उसका मुख्य कार्य होता है कि सभी बच्चों को एक साथ जोड़ना। इसका मतलब ध्यान दें, विद्यालय ना आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना। तो जो विद्यालय छोड़ रहे हैं बच्चे, जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं, किसी कारण से नहीं आ रहे हैं, अपवंचित बालक हैं, उनको हम लाएंगे, यह भी सही है। कर विशेष आवश्यकता वाले बालकों को मुख्य धारा से लाएंगे। जो विशेष आवश्यकता जिससे सामाजिक रूप और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं उनको हम मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। कर सामान्य और जो बात करें विशेष बच्चों के साथ पढ़ने की सुविधा देंगे, यह भी सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि जब उपयुक्त सभी लिखा है तो उपयुक्त हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय क्या पृथक्करण का, अभिभावकों की भागीदारी का, क्षमता संवर्धन का, संवेदनशील बनाने का। बताएंगे सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके। बताएंगे किसकी आवश्यकता होती है, मतलब इसका मतलब सिवाय का मतलब है कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो गलत होगा, कौन सा पॉइंट गलत है, इसका आपको ढूंढना है। आप जानते हैं सफल समावेशन का तात्पर्य यही होगा दोस्त, जो समावेशित बच्चे, मतलब बच्चों को हम क्या करना है, बच्चे को हमको जोड़ना है, मतलब अलग नहीं करना है। इसका मतलब है कि अलगाव बच्चे में ना होना है। बच्चा अगर अलगाव हो रहा तो बच्चा हीनता का शिकार हो जाएगा। बच्चा जब हीनता का शिकार होगा तो उसे लगेगा कि किसी बच्चे के साथ अच्छा बिहेव भी हो रहा है और कि हम लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं टीचर। तो बात किया जाए कर पृथक्करण, तो आप जब पृथक्करण हो गया तो फिर कहां से समावेशन हो रहा है,
जब पृथक्करण ही हो गया तो समावेशन होगा नहीं, इसका मतलब ए इज द राइट ऑप्शन। शिक्षकों जो अभिभावकों की भागीदारी होनी चाहिए समावेशन में, जो समावेशी शिक्षा में इनकी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि समय समय पर इनको क्या करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है, बढ़ाना है, समझाना है, सिखाना है, बच्चों को स्कूल विद्यालय भेजना है। अभिभावकों का कई कर्तव्य होते हैं जो अपने निर्वहन करेंगे। बात करें क्षमता संवर्धन, क्षमता जो उनके पास पोटेंशियल है, जो एनर्जी है बच्चों के पास, पावर है, उनके पावर है पोटेंशियल को आगे बढ़ाना है, संवर्धन करना है टीचर के रूप में। संवेदनशील बनाना मतलब उसमें सेंसिटिव बच्चों को बनाना कि जब जैसा माहौल है वैसा ढल जाएं, वैसा अपने आप को अनुकूलित कर दें, ऐसा भी हम बनाएंगे। लेकिन पृथक्करण जब हो रहा है इसका मतलब समावेशन हो नहीं रहा है, तो दोस्त जब सिवाय लग गया तो हमारा राइट आंसर होगा वह इज द राइट ऑप्शन। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 7 नंबर के लिए। करा एक समावेशी विद्यालय करा शिक्षार्थियों को निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। करा शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अध्ययन परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। करा शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। करा विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थी के अध्ययन परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो दोस्त बताएंगे 7 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या राइट आंसर हो सकता है। 7 नंबर के लिए बताएंगे दोस्त इसमें से क्या हो सकता है, बताएंगे समावेशी से क्वेश्चन है और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। इसमें से आप बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा मित्र, बताएंगे आप समावेशी के लिए इसमें से क्या राइट होगा। तो करा कि जो शिक्षार्थी को निर्योग्यता के अनुसार सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। ध्यान देंगे क्या जो अधिगम निर्योग्यता है, जिसमें अधिगम अक्षमता है, उन्हीं के लिए समावेशी विद्यालय है, सिर्फ उन्हीं से के लिए बनाया गया नहीं, उनके लिए नहीं, उनके साथ साथ सामान्य बच्चों के लिए और उनके साथ साथ जो अलग अलग बच्चे हैं जैसे निर्योग्यता से इतर, जैसे जैसे डिस्ग्राफिया डिसलेक्सिया से इतर बच्चे हैं, उन सब के लिए भी बनाया गया समावेशी। तो इसका मतलब है गलत होगा। अब हम बी में क्या करा, बी ऑप्शन में करा है शिक्षार्थी की क्षमताओं की परवाह किए बिना, मतलब बच्चे में कितना क्षमता उसका हम परवाह नहीं करेंगे, सभी बच्चों को हम जोड़ देंगे। बच्चा चाहे वो मूड बच्चा हो, चाहे वह बच्चा पिछड़ा बालक हो, चाहे वह प्रतिभाशाली बालक हो। तो आप देख पा रहे हैं उनकी क्षमताओं में अलग अलग चीजें हैं। जब क्षमताएं अलग अलग हैं फिर भी हम उनकी क्षमताओं का बिना परवाह किए, बिना सभी विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे हैं, उनके अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। और समावेशी ऐसा ही कहता है कि हम बच्चों को सिर्फ हमको बढ़ाना है, किसी का क्षमता को ध्यान नहीं देना, कि क्षमता को ध्यान देते हुए मतलब ऐसा सब बच्चों को जोड़ लेना, इसके बाद उनकी क्षमताओं के अनुसार धीरे 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 बढ़ाना है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वह बी इज द राइट ऑप्शन है। देखिए शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, समावेशी का मतलब जब अंतर कर दिया तो इसका मतलब गलत हो गया, बी सी ऑप्शन होगा नहीं। फिर कह रहा डी में कह रहा विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों की अधिगम, सिर्फ जो बच्चे योग्य हैं उनके लिए हम करेंगे नहीं, उनके साथ साथ जो अलग अलग बच्चे हैं उनका भी हम ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए चलेंगे मित्र और समझते हुए चलेंगे। करा कि 8 नंबर के लिए बताएंगे क्या क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नताएं हैं और विद्यालयों को इस विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान और मानकीकृत होने चाहिए। हमें विशेष आवश्यकता है कि सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। दोस्त इसमें से बताने का प्रयास करें क्या राइट आंसर होगा। समावेशी शिक्षा के पीछे क्या मूलाधार, के मूलाधार क्या है कि बताएंगे इसमें से क्या मूलाधार होगा। ध्यान देंगे दोस्त, जब 8 नंबर क्वेश्चन में समावेशी के पीछे यही है मूलाधार कि हम सभी बच्चों को जोड़ना है, सभी बच्चों को जोड़ना है, चाहे वह सामान्य बच्चा हो या विशिष्ट बच्चा हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है किसी बच्चे में हमको भेदभाव नहीं करना है। हाँ, बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा सा दिक्कतें हैं, तो उन्हें हम हल्का सी सुविधा कोई दे सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे दिक्कत हो क्लास में। दोस्त कह रहा है कि इसमें ध्यान देंगे ए ऑप्शन में क्या करा है, ए ऑप्शन में करा समाज की में विभिन्नता है। ये तो आप जानते हैं समाज में विभिन्नता तो है, और करा विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। जो विभिन्नता है, जैसे विभिन्नता कैसी होगी बच्चों के बीच,
बच्चों के बीच अलग एक ही तरीके से सभी बच्चे नहीं है, सभी बच्चे बुद्धिमान नहीं है, सभी बच्चे प्रतिभाशाली नहीं है, सभी बच्चे मूड बालक तो है नहीं, सभी बच्चे समान बालक तो हो नहीं सकते हैं, सभी बच्चे पूरी तरीके से शारीरिक अस्थि बालक हो सकते हैं, अस्थि बाधित बालक हो सकते हैं, बच्चा पिछड़ा मूड बालक हो सकता है, बच्चा जो श्रवण बाधित हो सकता है। तो एक समान किसी भी तरीके से जो समाज तो है नहीं, समाज में भिन्नता है, या तो बात सही हो रही है। और कह रहा है कि उनके प्रति हमें क्या होना है, समावेशी होने की आवश्यकता। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। बी में क्या रहा है, कह रहा है कि मानक एक समान। कैसे ध्यान देंगे दोस्त, सबके लिए एक मानक हम कैसे बना सकते हैं। जब बच्चों में विभिन्नताएं हैं, बच्चों में व्यक्ति विभिन्नताएं हैं, बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो हम कैसे एक तरीके से मानक बना सकते हैं, नहीं हो सकता है। कारण मानकीकृत होने के, मानकीकृत का मतलब एक स्टैंडर्ड पर उनको होना चाहिए, तो स्टैंडर्डाइजेशन उनका नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बात करें इस वजह से नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चे में व्यक्ति भिन्नता है दोस्त। जब व्यक्ति भिन्नता है तो एक मानक पर कैसे खड़े हो सकते हैं, जैसे उसमें सामाजिक आर्थिक रूप से बच्चा पिछड़ा तो भी वह नहीं हो सकता दोस्त। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन नहीं होगा। सी में कह रहा है कि विशेष आवश्यकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ना हमारा सी होगा, ना डी होगा, ना बी होगा। तो राइट आंसर होगा वाई इज द राइट ऑप्शन। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो करा प्रगतिवादी, जो प्रगतिवादी शिक्षा है, आप ध्यान देते हैं, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन बात करेंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहा है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जब आप दोस्त बात करते हैं, आप सभी से पूछा जाता है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन बोले जाते हैं, तो आप जानते हैं जॉन डीवी बोले जाते हैं। कौन? जॉन डीवी बोले जाते हैं। जॉन डीवी कैसे कहते हैं, शिक्षा कैसी शिक्षा बच्चों को देना है, वह करके सीखने पर देना है, करके सीखने पर। बच्चे करके सीखें, लर्निंग बाय डूइंग से सीखें, जो उनको शिक्षा हो उनके जीवन में उपयोगिता का काम करे, अदरवाइज डिग्री के लिए वह सिर्फ शिक्षा ना हो। तो ऐसा मानते हैं कौन? वह जॉन डीवी मानते हैं और प्रगतिशील शिक्षा मानती है। करे कि अनुबंधन और पुनर्वर्णन के सिद्धांतों पर आधारित है, करे पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। करे इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना और उसके वर्तमान समय बिना दंड का उपयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। ध्यान देंगे दोस्त, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है वह प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहता है बच्चों को हमको कैसे ढालना है, बच्चे में जो समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग और जैसे आप जानते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस है, उस तरीके से तार्किक सोच को बढ़ाना है, थिंकिंग को बढ़ाना है। इस तरीके से बच्चों को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे तार्किक सोच में ले जाना है, समालोचनात्मक तरीके से आगे बढ़ाना है, बच्चों को चिंतन में विकास करना है, बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना है, बच्चे में समस्या समाधान के प्रति अवेयर करना है कि कैसे समस्या अगर सामने आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ऐसा मानता है प्रगतिशील शिक्षा। तो इसीलिए जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन होगा। ध्यान देंगे, ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अनुबंधन और पुनर्वरण का जो सिद्धांत मानता है या मानने वाले जो होते हैं वह व्यवहारवादी होते हैं। कौन? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक मानते हैं। तो हमसे पूछ रहा प्रगतिवादी शिक्षा, तो व्यवहारवादी शिक्षा की तो बात कर नहीं रहा है, तो इसलिए व्यवहारवाद हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। बी में क्या करा, पाठ्य पुस्तकों, तो आप जानते हैं किसी बच्चे को पाठ्य पुस्तक, कारण कि ज्ञान के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वह आपका पुस्तक है। अदरवाइज आप ध्यान दें, अगर ज्ञान के लिए सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही है, नहीं हो सकता। आप यूट्यूब से नहीं पढ़ रहे हैं, आप सभी दूसरे से नहीं सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि सिर्फ बच्चों को किताबी कीड़ा होना चाहिए। इसलिए दोस्त बात करें, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा एक जो शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया, ना कि किताबी कीड़ी की प्रक्रिया है। इसलिए दोस्त गलत हो जाएगा। सी में क्या करा है, सी क्यों होगा, नहीं होगा। करे इस मत पर विश्वास करता है, कह रहा कि बच्चों को बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। बच्चा मान लीजिए सोचिए, बच्चे को आप जब तक बच्चे में रुचि उत्पन्न कर देंगे, बच्चे में इंटरेस्ट आप उत्पन्न कर दिए, बच्चे को मोटिवेट कर देते हैं, तो तब भी क्या आपको जरूरत पड़ेगी बच्चे को पिटाई करने की? नहीं दोस्त। इसलिए आपको बच्चे को मारना पीटना नहीं है। बच्चे के पास जो ज्ञान है, जो बच्चे के पास पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान को समझते हुए, उसके नॉलेज को समझते हुए, उसके हिसाब से हम शिक्षणविद का प्रयोग करेंगे, शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे और बच्चे को हम क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त इसलिए सी में कह रहा है कि दंड देना है, तो दंड भी नहीं देना है। राइट ऑप्शन होगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। देखिए क्वेश्चन तो थोड़ा सा सरल, लेकिन मेरा जो मेन उद्देश्य है वह उद्देश्य यही है कि आपको हम समझा दे जाए कि क्वेश्चन संख्या कम हो, लेकिन आपको पूरा का पूरा नॉलेज जब आपके पास हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त। बात करें कारक कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। करा कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है,
चाइल्ड, जो बात किया जाए जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है उसमें किसको महत्व दिया जाता है, बालक को महत्व दिया जाता है। मतलब बालक को केंद्र बिंदु होगा। शिक्षक क्या होगा, शिक्षक होगा दोस्त वह माना जाता है कि शिक्षक क्या कार्य करेगा बच्चे के लिए, परामर्शदाता का काम करेगा, मार्गदर्शक का काम करेगा, परामर्शदाता का काम करेगा, मार्गदर्शक का काम करेगा, मार्गदर्शक का काम करेगा और सुविधा प्रदाता का काम करेगा। किसका, सुविधा प्रदाता का। इन सभी चीजों का कार्य करने वाला है। तो ध्यान देंगे दोस्त, तो इन सभी चीजों के लिए कार्य करेगा। बालक केंद्र बिंदु होगा। अब कारक की कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब ऐसा कोई पॉइंट होगा जिसमें बालक को महत्व नहीं दिया जा रहा होगा, तो हमें ढूंढ लेना है। कारक गृह कार्य प्रदान करना, कारक की गृह कार्य प्रदान करना, कारक बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, कि बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो दोस्त जो बाल केंद्रित शिक्षा कहता है, जो बाल केंद्रित शिक्षा है वह कहती है कि बालक को हमें किसी न किसी रूप से हमें आगे बढ़ाना है। बच्चे का हमको न मारना है न पीटना है, बच्चे को समझा करके, बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हमको आगे बढ़ना है। तो ध्यान देंगे कारक की इसमें ए में क्या कारक, गृह कार्य प्रदान करना। तो गृह कार्य करना क्या बाल केंद्रित शिक्षा का कार्य है? नहीं दोस्त है, इसलिए बात किया जाए यही राइट होगा। लेकिन बात किया जाए तो हमसे नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव यही ऑप्शन है। कर बालक के प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, तो हमें क्या करना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा में हमें यह करना है कि बच्चों को मोटिवेट करना है। देखो बेटा, जब बच्चे को पढ़ाओ तो बताओ कि देखो बेटा, जब आप पढ़ते हो कोई दिक्कतें होती हैं, कोई भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, जहां पर आपको समझ नहीं आती बातें, उस बात को हमसे पूछ लेना है, समझ लेना है, क्योंकि पेपर में हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए। और जब आपके सामने आएगा तो फिर जब आप कॉन्सेप्ट को नहीं सीखे रहोगे तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। तो इससे आप जब बार बार बच्चों को मोटिवेट करेंगे और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक है, बच्चा आपसे प्रश्न करेगा और भय मुक्त वातावरण में करेगा। मतलब आपसे डरेगा नहीं, सोचेगा कि हमारा जो शिक्षक है, जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे सर जी हैं, वह हमारे मित्रवत व्यवहार है, मतलब हमारे दोस्त की तरह है, हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई असुविधा नहीं हो रही है पूछने में। तो आपको कैसा बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना है। तो बात किया जाए इसमें बी में तो सही है, सी में बात करें तो अनुभव को हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि बच्चे के अनुभव को हम मेन रखेंगे और बच्चों को हम सृजनात्मकता, उसमें क्रिएटिविटी को बढ़ावा देंगे। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा, ए इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे 11 नंबर के लिए, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र कैसे होंगे। कह कि बिना किसी भेद के समान पद्धतियों और सामग्री से शिक्षा प्रदान करें, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। कर कि किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्रदान करें। कर समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। तो दोस्त 11 नंबर क्वेश्चन के लिए पढ़ लेंगे और बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। बताएंगे 11 नंबर क्वेश्चन के लिए बताएंगे कौन सा दोस्त इसमें से राइट हो जाएगा। ध्यान देंगे मित्र, आपसे कह रहा कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रगतिशील शिक्षा कैसी कहती है, बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन, बच्चे में तार्किक क्षमता की सोच को बढ़ाना, बच्चे में समस्या समाधान सोच को आगे बढ़ाना है, तो समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग के आगे बढ़ाना है। तो ध्यान देंगे, कह रहा समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय क्या है। कह रहा बिना किसी भेद के समान पद्धति और समान शिक्षा प्रदान करें, ऐसा कुछ कर बिना किसी भेद के समान पद्धति और समान सामग्री से शिक्षा प्रदान करें। देखिए ध्यान दें, समान पद्धति से कैसे आप शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बिना किसी भेद के तो सही है, कर समान पद्धति और सामग्री से शिक्षा प्रदान करें, ऐसा शैक्षणिक अवसर नहीं कहता है। तो दोस्त आपसे गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा नहीं। कर ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो। देखिए ध्यान देंगे मित्र, जो समान शैक्षिक अवसर का मतलब है कि हमको ऐसा नहीं है सबको बच्चों, समान शैक्षिक अवसर का मतलब ये होता है कि बच्चों को हम समान तरीके से, हर बच्चे को अधिकार है शिक्षा लेने का। तो इसलिए बात करें समान शैक्षिक का मतलब है जो शिक्षा होगी उनको अवसर दे समान तरीके से, जैसे हम किसी बच्चे में भेदभाव ना करें, बच्चे को आगे बढ़ाए, हर बच्चों को उतना हम दे मौका दे सभी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा बात करता है। तो लेकिन इसमें ए में ऑप्शन में कह रहा है कि समान पद्धति, और जब समान पद्धति का यूज करेंगे तो क्या बच्चा एक ही माइंडसेट का हर बच्चा है, उसमें कुछ बच्चा प्रतिभाशाली होगा, कुछ बच्चा बुद्धिमान होगा, कुछ बच्चा मूढ़ होगा, कुछ बच्चा अभी अपरिचित बालक होगा, कोई बच्चा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित होगा। तो हर बच्चा एक दिमाग का, एक माइंडसेट का नहीं है, तो समान पद्धति हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन बी में क्या करा है, कर ऐसी शिक्षा
जो उनके लिए अनुकूलतम हो। जैसे बच्चा जैसा माहौल हो, बच्चे का जितना दिमाग हो, बच्चे के पास जितना एक्सेप्ट कर पाए, नॉलेज को गेन कर पाए, उनके लिए अनुकूलतम हो, बच्चे के एज के अनुसार हो, बच्चे की ग्रहण शक्ति के अनुसार हो, बच्चे की अडॉप्ट करने की क्षमता कितनी है शिक्षा को, उसके लिए तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो, ऐसी बात करता है। कह कि किसी भी जाति, पंथ, रंग और धर्म होते हुए भी समान शिक्षा प्रदान करें, ऐसा कुछ नहीं है। राइट ऑप्शन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो समान शैक्षिक, देखिए समान शैक्षिक अवसर का आपसे अभिप्राय पूछ रहा है, तो अभिप्राय इसका मतलब होता है सभी बच्चों को हम समान अवसर देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 12 नंबर के लिए। कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा से अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए। का लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। कह शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। कह कि सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करता है। कह सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तो बताएंगे प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य का मतलब क्या होगा दोस्त, बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। ध्यान देंगे, जो प्रगतिशील शिक्षा का अपरिहार्य का मतलब बच्चों को हम क्लास में कैसे अधिक से अधिक बढ़ाएं। तो दोस्त बात करें, जो प्रगतिशील शिक्षा होता है वह प्रगतिशील शिक्षा कहता है कि जो क्लासरूम हो वह बाल केंद्रित हो, या बाल केंद्रित की जगह ना रहे तो लोकतांत्रिक बोल सकते हैं। लोकतांत्रिक भी ना रहे तो आप जनतांत्रिक बोलेंगे। जनतांत्रिक लोकतांत्रिक मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जनता और लोग, जो लोग हैं या जनता है, वह शिक्षक क्लासरूम में कौन है, बालक ही है। तो बालक का सीधा सा परिपेक्ष है कि बालक को हम ध्यान देंगे। इसका मतलब लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त साधन दिए जाते हैं। लेकिन बी ऑप्शन में क्या कहा कि शिक्षक पूर्ण रूप से नियंत्रित होता है। तो कह रहा शिक्षक के पूर्ण रूप से नियंत्रित हो, जिसमें अधिनायकवादी होता है। कह रहा कि जब आप शिक्षक को मेन मान लेंगे तो या तो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, तो बाल केंद्रित कहां रह गया, वह प्रगतिशील शिक्षा कहां रह गया, तो इसमें कौन सा हावी हो गया, वह टीचर हावी हो जाता है। और जब टीचर क्या हो रहा है, टीचर जो है हावी हो रहा है, तो इस तरीके से अगर शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो गया तो गलत हो गया दोस्त। इसलिए हमारा बी ऑप्शन नहीं होगा। सी में कह रहा सत्तावादी होता है, ऐसा भी नहीं, टीचर सत्तावादी होगा तो फिर शिक्षक केंद्रित हो गया। लेकिन सी में क्या करा है, डी में क्या रहा है कि शिक्षक अनुपस्थित होगा। शिक्षक अनुपस्थित नहीं रहेगा, शिक्षक किस लिए होगा, बालक के मार्गदर्शक के तौर पर होगा, सुविधा प्रदाता के तौर पर। जहां पर बच्चा फंसेगा उसको हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो यह भी बात गलत है और राइट आंसर होगा हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। 13 नंबर के लिए दोस्त करेंगे, कारण निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। करे एक कक्षा जिसमें शिक्षिका को नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी से उन्हें याद करने को कहा जाता है। करे एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। करे एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। करे एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड को संचालित होता है। तो बताएंगे कौन से ऐसे स्थिति में जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा, इसमें से आप बताएंगे किसमें से राइट आंसर होगा। ध्यान देंगे, जब हम आपसे पूछ रहे बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें से हो, जिसमें से बच्चे को बढ़ावा दिया जा रहा हो, बच्चे को आगे बढ़ाया जा रहा हो, बाल केंद्रित हो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, ऐसा कुछ हो रहा हो। तो कह रहा कि एक क्लास जिसमें शिक्षिका को नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी उसे याद कर लेते हैं। जब दोस्त बात करें, अब जब नोट मैं तो लिखा दे रहा हूं लेकिन आप उसे याद कर ले रहे हैं, तो बच्चा उसमें कहां बच्चे का समालोचनात्मक चिंतन विकास हो रहा है, बच्चे में सृजनात्मक चिंतन का विकास हो रहा है, बच्चे में कहां तार्किक क्षमता का विकास हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप स्मरण कर लिए तो आप एक तरीके से जैसे ढर्रे पर रूढ़िवादी बातें हो रही थी उसी ढर्रे पे आप आ रहे हैं, आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। तो दोस्त या क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। करेक्ट कि कक्षा का जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन होता है, तो क्या जो क्लास होता है सिर्फ आप वही पुस्तक के सहारे ही आप जिंदा हैं, आपका शिक्षक जो है वह बच्चे को ज्ञान नहीं दे सकता है, क्या वह पुस्तक ही सब कुछ है, नहीं दोस्त। कह कि जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है अदरवाइज कोई नहीं दे पाएगा शिक्षिका के अलावा, ऐसा कुछ कह रहा है। क्या टीचर और शिक्षिका नहीं होंगे तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, पढ़ लेगा, कोई ना कोई उसको हेल्प करने वाला मिल ही जाएगा। तो दोस्त बात करें बी भी नहीं होगा। सी में बात करें, कक्षा कक्ष में जो शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं उन्हें शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। इसका मतलब है जब शिक्षिका बारी बारी से, जब उसका जैसे क्लास देखते हैं कि आपका
क्लास, जैसे बच्चे एक ही क्लास में अलग अलग क्लास में बैठे होते हैं, जिसका जिसका टाइम होता है टीचर का पढ़ाने का, तो टीचर जाकर के पढ़ाता है, बच्चे आकर टीचर के पास नहीं बैठते हैं। ऐसा कुछ हो रहा होगा आपके विद्यालय में, जब हम जहाँ हम लोग पढ़े हैं ऐसा ही हुआ है कि टीचर आता अपने टाइम टेबल के अनुसार अपने क्लास में के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो दोस्त बात करें, सी इज द राइट ऑप्शन होगा। और डी में क्या कर रहा है, पुरस्कार और दंड। तो आप जानते हैं पुरस्कार और दंड की बात करें या प्रगतिशील, जो बात किया जाए बाल केंद्रित शिक्षा नहीं मानता है, इसलिए दोस्त बात करें हमारा डी ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 14 नंबर के लिए। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? कर आप बताएंगे इसमें से याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना, कर शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, कर जांच पड़ताल करना और प्रश्न पूछना, वाद विवाद, कर शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। तो ध्यान देंगे नकल करना कर कि कौन सा अर्थ होगा, तो प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के लिए। तो ध्यान देंगे वह किस आधार पर होगा दोस्त बताएंगे। आप जानते हैं प्राथमिक कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का अर्थ क्या है, याद करना होगा नहीं दोस्त, प्रत्यास्मरण गलत होगा, सुनना गलत है। तो दोस्त बात करिए कर शिक्षक का अनुकरण नकल करना, शिक्षक का अनुकरण नकल नहीं करेंगे हम, गलत हो जाएगा। जांच पड़ताल करना और प्रश्न पूछना और वाद विवाद राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वह हमारा दोस्त बात करें वह राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि जांच पड़ताल करना है, उसके अलावा प्रश्न पूछना है और वाद विवाद करना है। इस तरीके से बच्चे की सोच को, सक्रियता को हम बढ़ा सकते हैं। अनुकरण करेगा शिक्षक का नकल करने के, और नकल करके और अनुकरण करके कुछ नहीं सीख सकते हैं आप। मान लीजिए शिक्षक बोर्ड पे लिख रहा तो आप उतार लीजिए, कुछ हो पाएगा? नहीं हो सकता है। शिक्षक कुछ बोल रहा है उसी को नकल करके आप हूबहू अपने दिमाग में रख लीजिए, कुछ हो पाएगा? आप में विकास कहाँ हो रहा है? आपको विकास करना है दोस्त। आगे बात करेंगे 15 नंबर के लिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है कर बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, कर बच्चों का एक कोने में बैठना, कर प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, कर वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं होती हैं। कर बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? तो आप जानते हैं दोस्त, ध्यान देंगे बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब यही होता है कि बच्चा सब मिला जुला के बच्चा करने की कोशिश करे, बच्चे को हम सिर्फ हेल्प करेंगे, सहायता देंगे, बच्चा सब कुछ करेगा, बच्चा जहां फंसेगा उसको हम मिल करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा का शामिल करने का मतलब है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां हो, मतलब करके सीखने या गतिविधि आधारित शिक्षा होनी चाहिए। इस तरीके से करे बच्चा एक कोने में बैठना, एक कोने में बैठाना बच्चे को नहीं है दोस्त। करे कि प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ऐसा भी नहीं, बच्चे को एक नियंत्रित परिवेश में बैठाएंगे तो बच्चा खुल के अपनी बातों को नहीं कर पाएगा, बच्चा बस दबा दबा सा रहेगा, खुला वातावरण नहीं मिलेगा, तो फिर दिक्कतें होंगी। करे वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं है। तो आप जानते हैं खेल खेल में बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है, करा वह गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं है तो फिर दिक्कतें होंगी दोस्त। इसीलिए खेल को क्यों मौका दिया जाता है कि जिससे बच्चा एक दूसरे के बीच सामूहिकता के भावना उदय हो, बच्चा एक दूसरे के माध्यम से सीख पाए, अपने बातों को निखार पाए, अपने जो भाषा शैली का विकास कर पाए, भाषा का विकास हो जाए। तो कई तरीके से बच्चे में, जैसे सामाजिक विकास हो गया, बच्चे में अलग अलग तरीके का विकास होता है, तो उस सभी को बढ़ाने के लिए खेल महत्वपूर्ण है दोस्त। तो 15 नंबर की बात करें वह राइट ऑप्शन होगा हमारा, ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे इन्फॉर्मेशन है वह यूपी त्रिवसीय पेट का इन्फॉर्मेशन। ध्यान दें कंप्लीट पैकेज जो आप सभी के सामने होगा। कंप्लीट कोर्स की बात करें तो 1299 का है। हिंदी इंडिविजुअल बैच की बात करें 249 रुपये का। जो पेट डिटेल बुक की बात करें 299 का है। पेट प्रैक्टिस बुक 90 रुपये का है। कॉम्बो बुक की बात करें 350 का। 2 बुक आप सभी के सामने दिया गया है। संपूर्ण अध्ययन सामग्री है और प्रैक्टिस बुक है दोस्त। इसे आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। और बात किया जाए दुकान से भी ले सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं दोस्त। और बात किया जाए 2 नंबर दिए गए हैं, आप किसी भी दिक्कत हो रही है तो इस दोनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं दोस्त। बात करें आप सभी के सामने आधुनिक इतिहास की क्लास सर के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, इंडिविजुअल बैच होगा और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए 2 नंबर दिए गए हैं, आप इससे जुड़े दोस्त। चलेंगे हम बात करेंगे, ध्यान देंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। करा कि 16 नंबर के लिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। करा शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE किस वर्ष प्रभावी हुआ? करा 2009 में, 2010 में या 2005 में या कर 2001 में? ध्यान देंगे जो शिक्षा का अधिकार RTE है, राइट टू एजुकेशन है, बात करें या 2009 में बना था और बात करें या किसके आधार पर बना था, तो इसमें एक मौलिक अधिकार जो आपके मौलिक ये संविधान का संशोधन हुआ, वह संविधान का संशोधन कौन सा नंबर का था? 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन के थ्रू जो ART बना था, 86वें संविधान संशोधन के थ्रू आया था। और बात किया संविधान संशोधन 2002 में हुआ और इसको जो बात किया जाए या RT 2009 में आया।
अगर आपसे पूछा जाए किस वर्ष प्रभावी हुआ, कब लागू हुआ, तो ध्यान देंगे यह लागू हुआ था मित्र, वह लागू हुआ। और पेपर में लागू होने का डेट बहुत पूछा जाता है, ध्यान देंगे 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, वह 20 द राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, 20 द राइट ऑप्शन। इस डेट को आपको दिमाग में रखना है। और बात किया जाए इसमें क्या बोला गया, जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको हम क्या देंगे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश करें। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मतलब कोशिश नहीं, उनका अधिकार होगा बच्चों का। और क्या होगा, वह बच्चों का मौलिक अधिकार होगा, मौलिक अधिकार। और बात किया जाए यह आर्टिकल किस में जोड़ा गया है, मौलिक अधिकार होगा। और बोला जाए कि किस आर्टिकल में है, या आरटीई जो राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, तो ध्यान देंगे वह आर्टिकल है 21A में जोड़ा गया मौलिक अधिकार बच्चे का है कि बच्चे का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, या पेपर में आप सभी से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे मित्र, करें कि 17 नंबर के लिए बताएंगे क्या राइट होगा। विशेष क्वेश्चन है, करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई कि समावेशी शिक्षा अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। कर अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर, कर मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, कर व्यवहारवादी सिद्धांत पर, कर आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति या वृत्ति पर। ध्यान देंगे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आप बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है जी दोस्त, बताने का प्रयास करेंगे। कारक की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उल्लेख की गई है समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होगी, वह किसके लिए होगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य होगा। मतलब बच्चे का अधिकार है कि बच्चे का 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका अधिकार है कि वह सरकार से क्या करें, सरकार से शिक्षा लेने, अधिकार है कि सरकार से क्या करें, शिक्षा लें। और बात किया जाए वह उनका मौलिक अधिकार बच्चे का होगा। इसलिए दोस्त बात करें अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, यह बात करता समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर 18 नंबर के लिए, कर संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गया। कर 86वें संविधान संशोधन, 25वें या 52वें या 22वें। ध्यान देंगे मैंने आपको बताया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, 2006वें संविधान संशोधन 2002 के तहत यह शिक्षा का अधिकार बना। और बात किया जाए या आरटीई कब आया, आरटीई की बात करें तो 2009 में आया। अब बात करें सबसे पहले आरटीई कौन देश लागू किया था। आरटीई सबसे पहले लागू करने वाला देश का नाम है, सबसे पहले देश का नाम है वह नॉर्वे देश सबसे पहले लागू किया था। अगर आपसे पूछे भारत का कौन सा स्थान है जो आरटीई लागू किया, 135वां स्थान था जब भारत ने लागू किया था, 135वां स्थान। तो ध्यान देंगे अगर आपसे पूछे कि जब आरटीई आया तो बात करेंगे आपके उस समय कौन था राष्ट्रपति। पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि उस समय प्रेसिडेंट कौन था, राष्ट्रपति कौन था, तो आप बताएंगे दोस्त, कहेंगे वह प्रतिभा देवी पाटिल थी। तो बताएंगे महामहिम प्रतिभा देवी पाटिल उस समय थी। तो इस चीजों को आपको ध्यान देना है। अगर पूछा जाए आरटीई सबसे पहले किस सदन में लाया गया था, तो आप बताएंगे भैया राज्यसभा में लाया गया था, राज्यसभा में सबसे पहले लाया गया था। इसके बाद बात करें वह लोकसभा में गया था, लोकसभा से पारित होकर के, सभा से या विधेयक पारित होकर के राष्ट्रपति के पास गया और इसके बाद एक मौलिक अधिकार बन गया। तो दोस्त आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो आप सभी के पेपर में आ सकती हैं, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 19 नंबर के लिए, का बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, कर घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, कर एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, कर 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। बताएंगे बालकों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। बताएंगे, ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट होगा। 19 नंबर के लिए दोस्त बताने का प्रयास करें क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, किस पर ध्यान नहीं दिया गया ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वह सिर्फ कितने से बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बात करती है। जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा, मतलब सामान्य बच्चा है तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर
बात करें दिव्यांग बच्चा है, दिव्यांग बच्चे की बात करें तो सरकार दिव्यांग बच्चों का अधिकार होगा 6 से 18 वर्ष के बच्चों को या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अगर दोस्त बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर बच्चा जब छोटा है, बच्चा 0 से 3 साल तक तो क्या रहेगा, बच्चा घर पर ही रहेगा। कहाँ रहेगा, घर रहेगा, घर पर रहेगा, अपने माता पिता के साथ रहेगा। और 3 साल से जो 6 साल तक बच्चा कहाँ रहेगा, वह अब जाएगा पूर्व प्राथमिक विद्यालय में। कहाँ पर जाएगा, पूर्व प्राथमिक विद्यालय। पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो होंगे, पूर्व प्राथमिक विद्यालय जिसे हम जानते हैं उसको कह सकते हैं ECCE। ECCE का मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें बात करें वह किसको कौन पढ़ाएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पढ़ाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पढ़ाएंगे, आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, कार्यकर्त्री पढ़ाएंगी जो बच्चों को। तो इन बातों को आप ध्यान देंगे दोस्त। तो ध्यान दें, इसमें से जो राइट आंसर होगा वह डी होगा। क्यों, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा का यह ध्यान नहीं दिया गया है। अब 14 वर्ष का बच्चा हो जाए उसके बाद बच्चे का कैसे पढ़ना है वो चीजें अपने आप से आप डिसाइड कीजिए, उसमें कोई आरटी में ये चीजें नहीं रखी गई हैं। तो बात करेंगे अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधा भी किया गया है, घुमंती बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है। इन सारी चीजों को बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, 20 नंबर के लिए बताएंगे दोस्त। करें कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य को नहीं लाया जाएगा। 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, या फिर पल्स पोलिंग में। ध्यान देंगे जो आरटीई में लिखा गया, ध्यान दें आरटीई में जो लिखा गया है, आरटीई में लिखा गया, आरटी में शिक्षक का, अध्यापक का जो कर्तव्य लिखा गया, अध्यापक का कार्य लिखा गया, अध्यापक का कार्य लिखा गया है कि अध्यापक का कार्य क्या क्या होगा। ध्यान देंगे वह अध्यापक का कार्य सिर्फ कितना होगा, 4 कार्य होंगे, 4 सिर्फ कार्य होगा। वह सिर्फ 4 कार्य में सबसे पहले बात करें वह शिक्षण कार्य होगा। जो क्या होगा, शिक्षण कार्य होगा, जैसे पढ़ाना लिखाना बच्चों को। दूसरे की बात करें वह दूसरा जो होगा जनगणना में ड्यूटी लगेगा, जनगणना में ड्यूटी लगेगा। तीसरे की बात करें वह हो सकता है चुनाव में लग सके, चुनाव में ड्यूटी लगेगा, जो तीसरा होगा। और चौथी की बात करें वह आपदा राहत में लग सकता है, आपदा राहत में उनका ड्यूटी लग सकता है। इसलिए बात करें कौन सा इसमें से कारक कौन में किसमें नहीं लगेगा, तो दोस्त इसमें से पल्स पोलियो जो कार्यक्रम है इसमें ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, मतलब कार्य नहीं करेंगे जो अध्यापक हैं। तो राइट आंसर होगा वह डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को देखते चलें, आप सभी के पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है मित्र, तो सीखें समझिए और आगे बढ़ें। करें 21 नंबर के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस अध्यापक के लिए एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित की गई, करीब 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। ध्यान देंगे जो आरटी में बोला गया, आरटी में बोला गया दोस्त, बोला गया प्राथमिक विद्यालय में बोला गया, प्राथमिक विद्यालय में बोला गया। प्राथमिक विद्यालय की बात की जाए, प्राथमिक विद्यालय में ध्यान देंगे एक वर्ष में बात करें शिक्षक कितना दिन जाएगा, कितना दिन कार्य होगा, 200 कार्य दिवस होंगे, 200 कार्य दिवस होंगे। अगर आपसे घंटे में काउंट करें तो घंटे में काउंट करेगा तो 800 घंटे कार्य करना है एक वर्ष में। अगर यहीं पर पूछे, अगर आपसे पूछा जाए उच्च प्राथमिक विद्यालय पूछ ले, उच्च प्राथमिक विद्यालय आपसे पूछ ले, प्राथमिक विद्यालय अगर आपसे पूछ ले तो एक वर्ष में बात करेगा विद्यालय, तो एक वर्ष में बात करें वह कितने कार्य दिवस होंगे, बात करें वह कितना कार्य दिवस होगा, इस पर भी ध्यान देंगे। वह कार्य दिवस की बात करें तो 220 कार्य दिवस होंगे, 220 कार्य दिवस होंगे। और आपसे पूछा जाए कि कितना दिन कितने घंटे हो सकता है, तो 1000 घंटे, 1000 घंटे जो है कार्य करेगा। अगर दोस्त बात किया जाए, या तो आप सभी के सामने था, अगर आपसे पूछा जाए एक सप्ताह में कितना टीचर काम करेगा, एक सप्ताह में कितना कार्य करेगा, तो वह कार्य करेगा दोस्त 45 घंटे। कितना, 45 घंटे कार्य करने वाला है। तो राइट ऑप्शन दोस्त बात करें वह राइट आंसर होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझिए, सीखें, परखें और आगे बढ़े मित्र। चलेंगे हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। ध्यान दें 22 नंबर के लिए करा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना है। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थिति, मतलब टीचर का क्या होगा, नियमित रूप से विद्यालय जाएगा और समय पर जाएगा। मतलब टाइम अगर 8 बजे है तो 8 बजे, और छुट्टी होने का टाइम 2 बजे से 3 बजे है तो फिर टाइम से जाए, टाइम से आए, यह भी बात की गई है। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करें, मतलब सिलेबस टाइम पर पूरा कर दे बच्चों का, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करें, यह भी सही है। इनमें से सभी, तो इसका मतलब है राइट ऑप्शन होगा, डी इज द राइट ऑप्शन।
तो शिक्षक का कार्य समय पर जाएगा, समय पर आएगा और बात करेंगे वह समय पर बच्चे का सिलेबस पूरा करेगा और पूरा होल सिलेबस पूरा करेगा, जितना सिलेबस है संपूर्ण सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे तो डी इज द राइट ऑप्शन होगा। 23 नंबर के लिए कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा की गई है? चार्ल्स डार्विन का, बीएफ स्किनर का, जॉन ड्यूवी का, या करा कि एरिक रिक्सन का। तो अब जानते हैं एरिक रिक्सन की बात करें तो इनके द्वारा जो दिया गया मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया। कौन मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया है? तो यह बात करें सिद्धांत दिया गया तो यह एक कोई प्रगति वाली बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन नहीं करते हैं। बात करें राइट ऑप्शन क्या होगा? जॉन डीबी होंगे। जॉन डीबी को क्या बोला जाता है? प्रगतिशील शिक्षा का जनक, प्रगतिशील शिक्षा का जनक, प्रगतिशील शिक्षा का जनक बोला जाता है, शिक्षा का जनक बोला जाता है इसे बोलेंगे, या प्रयोजनवाद का जनक। किसको बोला जाता है? प्रयोजनवाद का। अगर पूछे प्रयोजनवाद के जनक कौन है, वाद के जनक पूछे तो आप बताएंगे जॉन डीबी है। तो और बात प्रयोजनवाद क्या मानता है? बच्चों को करके सीखने पर, इस पर जोर देता है। और बीएफ स्किनर की बात करें तो आप जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसमें से उनका व्यवहारवाद से जुड़े हुए थे। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे दोस्त, ध्यान देंगे 25 नंबर के कारण जॉन डीबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण है। पब्लिक विद्यालय या सामान्य विद्यालय या फैक्ट्री विद्यालय या प्रगतिशील विद्यालय। ध्यान देंगे दोस्त, इसमें से जो बात किया जाए, इसमें से जो राइट आंसर होगा, जो उन्होंने एक विद्यालय खोला, एक जो लैब खोला था, किसने? जॉन डीबी के द्वारा खोला गया था, वह खोला गया था प्रगतिशील शिक्षा के लिए। तो राइट आंसर होगा वह डी इज द राइट ऑप्शन। तो आप जानते हैं जॉन डीबी किससे जुड़ेंगे? प्रगतिशील विद्यालय था, एक लैब विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे 25 नंबर के लिए। प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार कौन है? फ्रेडरिक फ्रावेल, जॉन डीबी, जीन पियाजे, ग्राहम वाल्स। तो आप जानते हैं जो प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांत हैं वह कौन होगा? वह होंगे दोस्त जॉन डीबी। फ्रावेल की बात करें तो फ्रावेल किसके हैं? किल्डन गार्डन। बात करें किल्डन गार्डन विधि के जनक, गार्डन विधि के जनक, विधि के जनक बोले जाते हैं। इससे बाद में क्या लिख नाम उन्होंने रख दिया था? बालोद्यान रख दिया था, बालोद्यान नाम रख दिया था। इस बात को भी ध्यान देंगे, किल्डन गार्डन का नाम बाद में बदलकर फ्रावेल ने बालोद्यान रख दिया था। जीन पियाजे की बात करें दोस्तों, आप जानते हैं जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, इनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है। तो इससे कुछ मतलब उनका नहीं था, किसके? प्रगतिशील शिक्षा से। राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे दोस्त। ऐसे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन क्या होंगे आप सभी के पेपर में देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। करा कि आप सभी 26 नंबर के लिए बताएंगे क्या राइट होगा। करा कि 26 नंबर के लिए, जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उसकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी कैसा बिहेव करता है? निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरीका का प्रयास करना बंद कर देते हैं, का उत्साह भंग हो जाता है और दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित हो जाते हैं। ध्यान देंगे, जब शिक्षक को विद्यार्थी और उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी कैसा बात करते हैं? जब सकारात्मक विश्वास होता है तो बच्चे में क्या चीजें हो जाती हैं? आपसे ऐसा कुछ प्रश्न पूछ रहा है और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त, बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। करा कि इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जी, इसमें से बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्त। करा कि आपसे पूछ रहा है, ध्यान देंगे। तो आप जानते हैं जब शिक्षक को विद्यार्थी उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, मतलब अगर हम आपको समझ जाए कि बच्चा अब क्या हो रहा है, बच्चा बातों को समझ रहा है, मेरी बातों को सीख रहा है, पढ़ रहा है, जो हम कर रहे हैं उस बातों को बहुत अच्छे से कर रहा है, तो बच्चे में क्या होगा? बच्चा सोचेगा कि सर जी की बातों को तो हम सकारात्मकता की तरफ लेगा, उत्सुकता होगी, उसको समझने का प्रयास। देखिए ऐसे तो कर रहा है, जब शिक्षक को विद्यार्थी उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करता है? विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित हो जाता है, मतलब उत्सुकता आ जाती है और प्रेरित हो जाता है। राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। लेकिन ध्यान दें, यही तो पूछ रहा है, प्रयास करना बंद कर देता है? ऐसा कुछ नहीं, प्रयास करना बंद नहीं करता है। आपको क्वेश्चन देखने पर ही लग रहा होगा कि बच्चा उत्सुकता आ जाएगी, बच्चे में प्रेरित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 27 नंबर के लिए बताएंगे, एक शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक को क्या चाहिए? वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं और विविधताओं को अनदेखी करे,
का वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। ध्यान दें, किसी बच्चे का किसी बच्चे से तुलना नहीं करना। अगर आप किसी बच्चे की तुलना कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप टीचर के रूप में बच्चे के बीच जो व्यक्ति भिन्नताएं हैं उसका हनन कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है जो उसका हनन कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति दुनिया में जब ईश्वर ने नहीं बनाया किसी व्यक्ति को एक समान तरीके से, तो आप क्यों तुलना कर रहे हैं? आप कौन होते हैं तुलना करने वाले? तो बात करें या डी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो अधिकतम करे ऐसा गलत होगा। तो एक शिक्षक की बात करें तो करा कि वह विशेष संस्कृतियों, किसी विशेष संस्कृति से जुड़े हुए, किसी धर्म से जुड़े हुए उन लोगों को बढ़ाना है। सभी जो संस्कृति धर्म के लोग हैं उनका आप विरोध करोगे या हनन करोगे, उनको उल्टा सीधा बोलोगे? नहीं, शिक्षक का काम है सभी धर्मों का पालन करना, सभी धर्मों को एक समान तरीके से देखना, सभी का सम्मान करना, सभी को रिस्पेक्ट देना शिक्षक का काम है। तो यह तो बात गलत है, विशेष किसी संस्कृति का नहीं करेंगे। करा जब विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नता हो, वीरताओं को अनदेखी, भैया अनदेखी नहीं करना, उनको क्या करना, हमें उनके सम्मान करना है। मैं आपको बताया ना कि उन्हें संप्रेषित कर कक्षा कक्षा सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं और महत्व देना चाहिए। हमें टीचर के रूप में ऐसा कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो दोस्त हमारा जो सी इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, 28 नंबर के लिए ध्यान देंगे। करा कि एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? करा इस तथ्य की अनदेखी करना चाहिए और ऐसे बच्चों के अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। करे इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। करे ऐसे बच्चों को कम गृहकार्य देना चाहिए। करा स्थिर और एक रूप वातावरण का उपलब्ध कराना चाहिए। करा एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताएंगे एकल अभिभावक वाले के लिए क्या करेंगे दोस्त, ध्यान देंगे। आपसे मैंने आपको बताया कि एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना है? इस तथ्य को अनदेखी करना चाहिए, इस तथ्य को हटा देना चाहिए। एकल है या डबल है, अनदेखी करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। एकल अभिभावक का मतलब ध्यान देंगे, जैसे माता पिता जिस बच्चे के पास नहीं है, जिसके बच्चे के पास माता पिता नहीं है, किसी कारण से नहीं है, वह एकल किसी कोई उसका अभिभावक है, किसी कोई गार्जियन है, उसको हम क्या करेंगे? उसको अनदेखी कर देंगे। ऐसा नहीं है कि उसका आपके पास आपके माता पिता नहीं है तो हम उसका साथ गलत व्यवहार करेंगे। सभी बच्चा एक समान है, सभी बच्चा एक तरीके से है, तो हमें किसी बच्चे का भेदभाव नहीं करना दोस्त। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह इज द राइट ऑप्शन होगा। करा कि के साथ भिन्न प्रकार का व्यवहार करना है किसी बच्चे के साथ, वह चाहे वह एकल हो चाहे डबल हो, ऐसा किसी बच्चे के साथ नहीं करेंगे। गृह कार्य कम देंगे उसी तरीके से जिस तरीके से जिसके पास अभिभावक हैं, डबल हैं, जैसे बात करें उसके माता पिता हैं, सब हैं, लोग हैं, वैसा व्यवहार उन बच्चों के साथ भी हम करेंगे। बात करें डी में करा स्थिर और एक रूपी वातावरण का उपलब्ध कराएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो एक रूपी कैसे हो सकता है वह बच्चा? तो बात करें 29 नंबर के लिए एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण है, क्यों? करें या विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और उत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक उपकरण महत्वपूर्ण उपकरण है। करा या अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। करा या बच्चों की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। तथा यह करा कि यह कक्षा में सब कुछ बच्चे हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं। ध्यान देंगे दोस्त, जो एनसीएफ 2005 है वह एनसीएफ 2005 जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो 2005 में आया, आप जानते हैं, ध्यान देंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें तो अभी कितनी बार आ चुकी? 5 बार। सबसे पहले बात करें 1975 में आई थी, फिर बात करें 1988 में आया, फिर सन 2000 में आया, फिर बात करेंगे सन 2005 में आया और सन 2022 में आया। अगर आपसे पूछे सन 2005-2022 किस पर जोर देता है तो आप बताएंगे रचनावाद पर जोर देता है, मतलब बच्चों को रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ाएं। 1975, 1988, सन 2000 किस पर जोर देता था? वह व्यवहारवाद पर जोर देता था, मतलब बच्चों को व्यवहारिक बनाना है, मतलब व्यवहार की तरफ ले जाना है, रचनावाद की तरफ नहीं। लेकिन जो 2005-2022 है बच्चों को रचनावाद की तरफ, बच्चे में क्रिएटिविटी पैदा करें, बच्चे में सृजनात्मकता पैदा करें, इस पर जोर देता है। तो करा कि वर्गीकृत, क्या जो गलतियां बच्चे करते हैं उससे सिर्फ आप वर्गीकृत उत्तीर्ण पर सिर्फ जोर देते हैं? बच्चों को जो उनकी गलतियां स्वाभाविक हैं, बच्चे गलतियां कर रहे हैं इसका मतलब बच्चे सीख रहे हैं, उत्तीर्ण का उसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्त हमारा बात करें ए गलत हो जाएगा। करा बी में करा कि डांटने के लिए एक अच्छा तरीका कि अगर आपको मौका मिल गया, चलिए बच्चा गलत करा, गलती करा, तो आप डांटेंगे सिर्फ बच्चे को बताएंगे बेटा यहाँ पर चीजें अगर गलती की हो, ऐसा करते तो सुधारा जा सकता था, समझा जा सकता। तो बच्चे में अपने धीरे धीरे सुधार लाएगा, गलतियों से सीखता जाएगा, समझता जाएगा, आगे बढ़ेगा, डांटना नहीं है। बात करें कारक सी में क्या करा है या क्या है? एक अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। अंतर्दृष्टि का मतलब सूझ, एक क्या उत्पन्न कराती है? सूझ उत्पन्न कराती है, सही है।
और कह रहा है कि इसमें करा के समाधानों को पहचानने में सहायता देती है, एकदम सही है। कह रहा है कि आधा स्थान उपलब्ध कराती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। राइट ऑप्शन होगा हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन के लिए बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया एनसीएफ 2005 के बारे में, कहा कि राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किस पर प्राप्त की है? कर मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानवादी सिद्धांत। तो हम आपको बताया कि 2005 और 2022, जो 2005-2022 है, यह किस पर जोर देता है? एनसीएफ रचनावाद पर जोर देता है, जिसका नाम हम जानते हैं, जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है, और रचनावाद पर जोर देगा। राइट ऑप्शन होगा हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। दोस्त, आप सभी के सामने हम प्रयास किए 30 क्वेश्चन सॉल्व कराने की, तो आप सभी ने बहुत अच्छी सी चीज़ों को देखा, समझा, परखा, और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें। आप सभी की स्टेट, बिहार स्टेट के लिए जो पेडागोजी पूछी जाएगी, जो आर्ट ऑफ टीचिंग है, मतलब शिक्षण कला है, आप सभी को मैं प्रयास करूंगा अधिक से अधिक नंबर दिलाने का, और आप सभी अच्छे से पास भी होंगे। दोस्त, हम सभी अगली क्लास में मिलेंगे, और आप जरूर बताएं जब क्लास एंड हो जाए तो आप सभी को सेशन कैसा लगा, जरूर एक बार आप सभी कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।